नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। चुनावी रण का बिगुल फूंका जा चुका है, पर क्या इस चुनावी रण में भाजपा के एक योद्धा ने, एक नेता ने कांग्रेस को व्यंग करने का, कटाक्ष करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। जो राहुल गांधी को क्या क्या नाम दिया करती थी और क्या क्या कहकर बुलाया करती थी पार्टी, क्या उसके एक नेता ने कांग्रेस को कटाक्ष करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। बात करूंगा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस हमलावर हो चुकी है, और बात करूंगा क्यों बीजेपी के एक नेता, एक कैबिनेट मंत्री भिक्षा की बात कर रहे हैं। बात करूंगा आज मैं झुंझुनू, दौसा और खीवसर की सीट पर किस तरह से मुकाबला कड़ा और बेहद दिलचस्प लग रहा है। शुरुआत करूंगा आज मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जब वो उनियारा में स्पीच दे रहे थे, टोंक जिले में स्पीच दे रहे थे, तो क्या कुछ उन्होंने धारा 370 को लेकर कहा। सुनिए, वो पार्टी जिसके बीजेपी के कार्यकाल के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान 370 को हटाया गया था। सुनिए क्या कहा वोट चाहिए, इसको देश से प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धारा 370 हटना चाहिए? आपने पूछना चाहता हूं, धारा 370 हटना चाहिए क्या? अरे पीछे तक बताएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया, अमित शाह जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया। लेकिन कल आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती। और ये जिस तरह की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा देश के विरोध में बात की है। जब हम कहते हैं, रोक दीजिए इसको। धारा 370 को हटाने के काम को तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताती है, पर भले ही शायद जुबान फिसल गई या जो भी हुआ, भजनलाल शर्मा ने तो ये कह दिया धारा 370 कांग्रेस कभी भी नहीं हटा सकती। चलिए वो तो एक तरफ था, पर जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, क्या ये आपको सही लगती है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिनका निधन हुए कई साल बीत चुके हैं? ये कहना कि अगर उनको भी ले आए तब भी धारा 370 नहीं हट सकती। कांग्रेस को कहीं ना कहीं खड़े खड़े एक मौका मिल गया है बीजेपी के ऊपर, भजनलाल शर्मा के ऊपर कटाक्ष करने का। आपको याद होगा जिस प्रकार से पहले के जो बयान उनके सामने आए थे, आज कांग्रेस के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि भजनलाल शर्मा तो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले भी कई बयान जो दिए हैं उससे कांग्रेस को मौका मिला है। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा कि भजनलाल शर्मा तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। देखिए जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है इस वक्तव्य के बाद, इस चुनावी सभा में जो उन्होंने बोला, हालांकि ये कल का उनका बयान था जो आपने सुना, और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये आज की उन्होंने जो झुंझुनू में स्पीच दी उसकी है, वो सुनिए। इन्होंने सीमा पर रह करके यहाँ के वीरों ने, यहाँ के जवानों ने जिस तरह से लड़ा लिया है वो हम जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और उसके मित्रों ने कश्मीर में धारा 370 वापस लेने के लिए अराजकता की है और उन्होंने ये कहा है कि 370 हम वापस लेंगे।
मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देते हैं। आज इस शहादत की धरती से खड़े होकर मैं राहुल गांधी जी और उनके मित्रों को कहना चाहता हूं कि भारत मां पर लगे कलंक को 5 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उखाड़ फेंका था। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपकी तो बात छोड़िए, आपके पुरखे जिन्होंने धारा 370 को लगाया था, अगर वो भी वापस आ जाए तो धारा 370 को वापस नहीं ले सकते, वापस नहीं रोक दीजिए इसको। तो कहीं ना कहीं अपने आप को तथ्यात्मक तौर पर सही करने की कोशिश की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, पर देखिए स्टोरी तो है इसमें, क्योंकि जो पार्टी बार बार राहुल गांधी को उनके छोटे छोटे बयानों पर एक तरह से आक्रामक होकर उन पर राजनीतिक प्रहार करने की कोशिश करती थी, अगर उसी पार्टी का मुख्यमंत्री इस प्रकार का ब्लंडर कर जाए तो कहीं ना कहीं वो बताना भी ज़रूरी होता है और वो करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कई लोगों ने शायद वो नहीं किया, वो चीज़ जो रखनी चाहिए थी सामने दर्शकों के, पब्लिक के, वो नहीं रखी। आपको सोशल मीडिया पे हो सकता है इनका ये बयान देखने को मिला हो, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो लपक ही लिया है। सुनिए क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान तक के संवाददाता दिनेश बोरा की तरह लगने लगे और मुख्यमंत्री जी केवल हेलीकॉप्टर से देवदर्शन, भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने का भाषण कब सुना होगा आपने? भाषण कल क्या सुना, रोजाना ही सुनते हैं। अब इतने मुद्दे दे देते हैं वो अपने एक भाषण में कि हमको महीने भर की खुराक मिल जाती है, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर परमानेंट मिला हुआ है तो वो दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली कहीं न कहीं कुछ न कुछ मुद्दे वो दे देते हैं, जनता को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो रोक दीजिए, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने तो ये मुद्दा लपक के अपने हाथों हाथ ले लिया और कहा कि अपने एक एक बयान में महीने भर का जो है वो सामान दे देते हैं। इसलिए भी ये बात बतानी ज़रूरी थी क्योंकि बीजेपी कई बार अक्सर आक्रामक रहती है, हमलावर रहती है राहुल गांधी के बयानों को लेकर। तो जो कुछ भजनलाल शर्मा ने कहा वो भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सामने रखना चाहिए था, जो कि मैंने किया। झुंझुनू की सीट पर आज भजनलाल शर्मा ने अपनी जाकर ताकत झोंकी, वहां पर बीजेपी के नेताओं ने ताकत झोंकी। वहां से राजेंद्र भांबू, जो कि पूर्व में बागी नेता रहे हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो बीजेपी के नेता हैं, जाट समुदाय से आते हैं, पर कहीं ना कहीं वहां पर फाइट जो है वो टाइट होती हुई लग रही है। फाइट टाइट होती हुई इसलिए लग रही है क्योंकि मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र गूड़ा भी मौजूद हैं और कई लोगों से जो मैंने बात की है उनका मानना है कि राजपूतों के वोट्स जो हैं वो राजेंद्र गूड़ा के पक्ष में अच्छे खासे जा सकते हैं। मुसलमानों के वोट्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स उनके पास जा सकते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट शेयर था वो उसमें गिरावट आ सकती है, जिसका फायदा जो है वो सीधे तौर पर राजेंद्र भांबू को मिल सकता है। हालांकि राजेंद्र भांबू और अमित ओला दोनों, अमित ओला जो कि ब्रिजेंद्र ओला के बेटे हैं, शीशराम ओला के पोते हैं, दोनों जाट समुदाय से आते हैं, पर कहीं ना कहीं वोट कटने की वजह से कांग्रेस को उसका अच्छा खासा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। और जिस प्रकार के बयान राजेंद्र गूड़ा पिछले कुछ समय में दे रहे थे, साफ तौर पर उनका फोकस जो है वो अच्छा खासा चंक जो है वो ले जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, जिसका फायदा राजेंद्र भांबू को मिल सकता है और वहां पर उनको जीत का एक प्रबल दावेदार के तौर पर माना जा सकता है। बबलू चौधरी जिस तरह से पहले टिकट के इच्छुक थे, कहीं ना कहीं पार्टी ने शायद उनको मना लिया है, वो उस तरह से अब राजेंद्र भांबू का विरोध नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरह से लार्जली ये एक त्रिकोणीय फाइट हो सकती है, जो प्रबल दावेदार हैं उनमें उसका फायदा जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा खींवसर की सीट का। खींवसर की सीट भी बेहद रोचक हो चुकी है। खींवसर की वो सीट है जहां से हनुमान बेनीवाल ने 2023 में चुनाव लड़ा था और आपको याद होगा
रेवंत राम डांगा जो हैं बीजेपी के जो इस बार के उम्मीदवार हैं, उनसे वो केवल 2059 वोटों से जीते थे। पर इस बार हनुमान बेनीवाल जो हैं वो चुनावी मैदान में खुद नहीं उतरकर अपनी पत्नी जो हैं कनिका बेनीवाल, उनको उनकी पार्टी ने टिकट दी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने टिकट दी है। पर कनिका बेनीवाल को बैकिंग है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बैकिंग है। हालांकि इस बार नारायण बेनीवाल को पार्टी ने चुनाव नहीं लड़वाया है वहां से, पर लग नहीं रहा कि उसकी वजह से नारायण बेनीवाल कोई मुखर तौर पर नाराज हो, और कहीं ना कहीं जो फाइट है वो कनिका बेनीवाल और रेवंत राम डांगा के बीच में हो सकती है। रतन चौधरी जो हैं कांग्रेस की कैंडिडेट, वो जो हैं वो उतनी प्रबल दावेदार नहीं लग रही हैं जितनी कि मेनली जो फाइट है वो रेवंत राम डांगा और आरएलपी के कनिका बेनीवाल के बीच वहां पर हो सकती है। क्या कुछ नतीजा रहेगा, बेहद दिलचस्प हो सकता है देखना खींवसर के नतीजे के बारे में। पर जिस तरह से पिछले कुछ समय में ज्योति मिर्धा बीजेपी की नेता और कांग्रेस की नेता दिव्या मदेरणा हनुमान बेनीवाल को लेकर मुखर हुई हैं, उनके पिछले कुछ बयानों को लेकर मुखर हुई हैं, उनको एक तरह से कहा है कि वो जाट समुदाय के अपने आप को नेता बार बार कहते हैं, पर जाट समुदाय की ही नेताओं को इस तरह की बातें उनके बारे में करते हैं। क्या उसका नुकसान आरएलपी को हो सकता है, क्या उसका नुकसान कनिका बेनीवाल को हो सकता है, समय बताएगा। खैर, पर वहां के जो सूत्र हैं, जो वहां से सूचना आ रही थी उसके मुताबिक कनिका बेनीवाल जो हैं वो एक प्रबल दावेदार हैं और वहां का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो सकता है। क्या हनुमान बेनीवाल का खुद फ्रेम में ना होना पार्टी को एक तरह से नुकसान हो सकता है, क्या उसकी वजह से आरएलपी जो है वो असेंबली सीट पर कमजोर पड़ सकती है। माना यह जा रहा है कि कनिका बेनीवाल भी एक मुखर नेत्री के तौर पर सामने आ रही हैं, और जिस तरह से उनके हाल के बयान सामने आए हैं, लग रहा है कि वो अपने आप में एक सशक्त नेता के तौर पर, अपने आप को नेत्री के तौर पर पेश कर सकती हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा दौसा की सीट की। दौसा की सीट का बेहद अहम और रोचक जो है वो कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के भाई होने की वजह से, रोक दीजिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के भाई होने की वजह से जगमोहन मीना का रास्ता आसान हो सकता है, वहां पर ऐसा होता लग नहीं रहा है। क्योंकि एक तरफ तो दीनदयाल बैरवा कोई कच्चे खिलाड़ी साबित नहीं हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनरल कास्ट का, ब्राह्मण समुदाय का एक तरह से नाराजगी है सीट ना मिलने की वजह से। इस बार वो व्यापक है या नहीं, खैर वो समय बता सकता है, क्या नतीजा रहेगा वो समय बता सकता है। पर किरोड़ी लाल मीना जो कि पहले नाराज चल रहे थे, कैबिनेट पद से इस्तीफा भी दे दिया था, मंत्री पद से, पर अब उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है, कैबिनेट मंत्री पद पर बने हुए हैं और अपनी ताकत इसलिए झोंक दी है क्योंकि क्या उनके भाई चुनाव मैदान पे हैं। फिलहाल वो कोई ज्यादा पेपर लीक की बातें नहीं कर रहे हैं। सुनिए किस तरह से वहां पर भिक्षाम की बातें कर रहे हैं। क्या है कैबिनेट मंत्री इस प्रकार की बातें करता है, ठीक लगता है? आप देखिए। वोट भिक्षाम देही लिखा हुआ है इस पर। और देखिए, जनता से वोट मांगने की कोई बुराई नहीं है, पर मेरा यह मानना है कि नेताओं को, पार्टियों को अपने काम के बूते वोट मांगना चाहिए। राजस्थान में पिछले करीब 10-11 महीने से भाजपा की सरकार है, भजनलाल शर्मा की सरकार है, और अगर वो इतना ही बड़ा मुद्दा ईआरसीपी को मानती है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को मांगती है, तो मेरा यह मानना है तो इस प्रकार की कवायद शायद नहीं करनी चाहिए। अपने काम के बूते, अपने काम को आगे रखकर पार्टी जो है, पार्टी के नेता जो हैं वो वोट मांग सकते हैं। तो यह आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ तो दौसा की सीट पर कैबिनेट मंत्री अपने भाई के लिए वोट मांगने में लगे हुए हैं, क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि राह जो है वो उतनी आसान नहीं होने वाली। तो वहीं दूसरी तरफ खींवसर और झुंझुनू में भी चुनाव जो हैं वो बेहद दिलचस्प मेरा मानना है कि होने वाले हैं। फिलहाल राजस्थान तक के सभी दर्शकों का
मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत धन्यवाद।